आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूँ सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। आज हमारे साथ नीदरलैंड से सीधे जुड़ चुके हैं पुष्पिता अवस्थी जी। भारत में विगत कोरोना से पहले लगातार भारत देश में प्रोटेस्ट हुए 3 कानूनों को लेकर के, और नीदरलैंड में भी इस समय किसान आंदोलनरत हैं। क्या समस्याएं हैं नीदरलैंड में और यूरोपियन कंट्रीज में किसानों को लेकर के? पुष्पिता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। सुयश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धरती से जुड़ी समस्याएं कहा जाए कि अब पूरे विश्व में फैल रही हैं, क्योंकि धरती पर एक अपनी तरह का आतंक लोगों ने बनाकर रखा है। और आखिर तो धरती भी प्रोटेस्ट करती है। और इसी क्रम में अनेक तरह की दैविक आपदाएं जो हैं, भूकंप है, बाढ़ है। भी देखिए पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में किस कदर बाढ़ ने अपना प्रपंच फैलाया। और इस हम हर तरह से ग्रस्त हो रहे हैं। किसान आंदोलन कोरोना के दौरान हम लोगों ने भारत में देखा, जो सरकार की कहा जाए कि 3 नीतियों को लेकर के थे। लेकिन नीदरलैंड में और यूरोपीय देशों में मैं कई वर्षों से कहा जाए 25 वर्षों से रह रही हूँ। लेकिन 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले मैंने इस तरह के कोई आंदोलन और जुलूस नहीं देखे। लेकिन इधर जो ये सरगर्मियां बढ़ी हैं, ये थोड़ा-सा आतंकित करने वाली हैं। और इसने यूरोपीय देशों की जो शांति थी, माने भोग के बाद भी जो एक शांति होती है, अमन चैन था और लोग अपना जीवन यापन करने में लगे हुए थे, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। 2019 में जब मैं भारत से वापस कोरोना के बाद लौट रही थी, तो मैंने देखा कि कोरोना की शुरुआत में तो den Haag की ओर लाइन से हाईवे पर ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो मेरे साथ के ड्राइवर ने मुझे बताया कि, मैंने पूछा कि क्योंकि हाईवे पर लगातार ट्रैक्टर ही दिखाई दे, ये पूरा एक चैनल बना करके कई किलोमीटर का, ये den Haag में, den Haag राजधानी है जहां लोग अपनी कहा जाए कि प्रदर्शन वगैरह करना शुरू कर दिए हैं, जा रहे थे। वो क्रम चल रहा है। किसान आंदोलन नीदरलैंड में 2 तरह से। पूरी दुनिया और भारतवर्ष ये जानते हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, वही किसान आंदोलन करते हैं, या जो धरती में फसल और सब्जियां पैदा कर रहे हैं, वही किसान है। लेकिन नीदरलैंड देश में जो गाय, बछड़े, भेड़, इनकी भी जो खेती कर रहे हैं, इनकी जमीन पर जो ये फसल की तरह चल रहे हैं और अपने को विकसित कर रहे हैं, उनकी भी समस्याएं हैं और उनको लेकर के ये आंदोलन इस समय चल रहा है। इसके लिए इससे पहले आंदोलन किसानों ने किया। किसानों ने आंदोलन ये किया कि इन जानवरों की वजह से मिट्टी बर्बाद हो रही है। नीदरलैंड की मिट्टी उनके यूरिन से, उनके मलमूत्र से बर्बाद हो रही है, इसलिए हमारी खेती प्रभावित हो रही है। ये इनके कहा जाए प्रोटेस्ट का, आंदोलन का आधार था। लेकिन सुयश जी देखिए, ये कहा जाए कि हमारे भारतवर्ष में गाय के गोबर, गोमूत्र और गोबर से कहा जाए कंपोस्ट खाद बना करके खेतों को जैविक रूप से उपजाऊ बनाया जाता है। लेकिन इन देशों में गोबर और गोमूत्र से धरती नष्ट हो रही है, ये बना हुआ। तो आप देखिए कि भारत को जो विश्व गुरु बनने की जो बात है, ये ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको की गहराई से अगर प्रचारित किया जाए तो यूरोप की मिट्टी की समस्याओं का भी समाधान होगा। और भारत गहरे अर्थों में, क्योंकि ये एक विज्ञान है, कंपोस्ट का, गोबर, गोमूत्र और गोबर से खाद बनाना, पेंट बनाना और अनेक तरह की चीजों को बनाना, ये बताना कि भारत किस तरह से पृथ्वी की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का किस तरह से वो वैज्ञानिक इस्तेमाल कर रहा है। इसे हम जैविक विज्ञान कहें, जैविक विज्ञान के द्वारा जो विकास हो रहा है। तो इस ज्ञान के अभाव के कारण किसानों के द्वारा जब ये प्रोटेस्ट किया गया कि हमारे खेत नष्ट हो रहे हैं, हमारी फसल प्रभावित हो रही है और हमारा जो अर्जन है, हमारी आय प्रभावित हो रही है, इसका उन्होंने दुखड़ा रोया। तो सरकार ने इन पशुपालकों को, इन पशु उद्यमियों को
जिसमें कि गाय, बछड़े और ये कहा जाए भेड़ें, और इसके साथ साथ और जो जानवर जिनका पालन पोषण होता है, इनके मालिकों से कहा कि आप लोग अपना व्यवसाय छोटा कीजिए, आधा कीजिए। तो इनका आंदोलन यह है कि हमारी आय कम हो जाएगी। सरकार ने जबकि कहा कि आप लोग जब अपना व्यवसाय आधा करेंगे तो सरकार की ओर से उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, धनराशि दी जाएगी उस मुआवजे के में उसमें, लेकिन इसके बावजूद ये आंदोलन कर रहे हैं जिससे कि इनको मुआवजा और बढ़कर मिल सके। तो ये जो बात है ये सामान्य लोगों के लिए थोड़ी सी अचरज की बात हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा यहाँ इतना अधिक है कि इन्होंने गत सप्ताह सुपरमार्केट जाने वाले ट्रकों को रोक रखा था। नहीं, इनकी प्लानिंग हम ये समझना चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से यहाँ जो प्रोटेस्ट किसानों ने किया था, दिल्ली हाईवे जाम कर दिए, कई राजमार्ग जाम कर दिए, किसान ट्रैक्टरों को लगा दिया बीच में, रोड सड़कें जाम हो गई। इस तरीके के क्या प्रोटेस्ट नीदरलैंड और यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं क्या? बिल्कुल, मुझको तो ये देखते हुए सुरेश जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब मैं ये न्यूज देख रही थी तो मुझे लगा कि सब चीजों का भूमंडलीकरण ही नहीं हुआ है, वैश्वीकरण नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट करने के तरीकों का भी अब वैश्वीकरण हो गया है। भारत में जिस तरह से ट्रैक्टर के द्वारा राजमार्ग पर और बाकी जगहों पर ट्रेन के रास्तों को रोक करके, तो मैं देख रही थी तो मैंने अपने साथ में बैठे हुए लोगों से कहा कि लगता है ना भारत में कैसे प्रोटेस्ट होता है, ये इन लोगों ने देख लिया है दूरदर्शन माने इंटरनेट के द्वारा, और अब यहाँ के लोग भी सीख गए हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो प्रोटेस्ट करने का भी एक तरह से भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण हो गया है, और इन लोगों ने सुपरमार्केट जाने वाले ट्रकों को रोकने की कोशिश की, जो हाईवे में, क्योंकि हाईवे से ही आप सामान जो है वो दूसरे देशों से आता है, तो हाईवे से सामान न पहुंच सके। सामान्य जनता की ये चिंता कि वैसे ही कोरोना के बाद और यूक्रेन के युद्ध के कारण वैसे ही अनाज और ओलिव ऑयल जो यूरोपीय देशों में आता था पेट्रोल के अलावा, वो अनाज और ओलिव ऑयल आना बंद हो गया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि ओलिव ऑयल और अनाज का दाम इतने तेजी से बढ़ गया कि मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों बाद जिस अय्याशी से यूरोपीय देशों में आप लोगों को शाम के समय रेस्तोरां में बैठे हुए देखते थे वाइन और बियर के ग्लास के साथ, वो रौनक कुछ दिन में अगर यही हाल रहा तो लुप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आय तो नहीं बढ़ी। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही। ये महंगाई कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ जो महंगाई है यहाँ भी बढ़ी है, लेकिन वहाँ किस तरीके से कितने प्रतिशत बढ़ी? कोई प्रोडक्ट हो जिनके बारे में आप बता पाए कि पहले कितने का था और अब कितने का है, कितनी जल्दी इस पर वृद्धि हो गई? देखिए, जो ब्रेड यहाँ मैंने पूरा का पूरा फाउल जो 1 यूरो में मिलता था वो अब 4 यूरो में मिल रहा है। दूध का दाम बहुत बढ़ गया है। मुझे खुद ही और इन्होंने बहुत ही धीरे धीरे, जैसे कोरोना खत्म हुआ वैसे तेजी से नहीं बढ़ाया, लेकिन अब जब सामान्य जीवन हो गया है तो फूड इंडस्ट्री ने अपनी चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ाए, और उनका तर्क है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया है, तो हम लोगों को जो सामान हम मंगाते हैं दूसरे देशों से उसमें हमारे चार्जेस बढ़ गए हैं। जिस सामान को हम यहाँ सुरक्षित रख रहे हैं एयर कंडीशन और बाकी चीजों में, उसका दाम बढ़ गया है, तो वहां हमको ज्यादा दाम देना पड़ता है। तो अब क्या है कि जो सामान्य जनता है, व्यवसायियों की जो कमी है, उन अभावों की पूर्ति भी सामान्य जनता, क्योंकि उसे तो खाने के लिए खरीदना है, उसे जीवन यापन की चीजें खरीदनी है। मुझे, क्योंकि मैं सारी चीजों की जब खरीदारी करती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि ये तो कई गुना बढ़ गया है, और अब हिम्मत नहीं होती है बहुत सी चीजों की खरीदने की, क्योंकि ये लगता है कि ये सामान, और अभी जो ये इन लोगों ने प्रोटेस्ट जो कर रखा है उससे ये भी डर बना हुआ है कि कहीं अगर यही हाल रहा तो सामान
महंगा तो छोड़ ही दीजिए, कहीं मिलना ना बंद हो जाए, क्योंकि ये सुपरमार्केट में खाद्य सामग्री को नहीं पहुंचने दे रहे हैं। यानी एक जो पहला सब निकल करके आई चीज की भारत ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में भी कोरोना के बाद प्रोडक्ट के दाम बढ़े हैं, बहुत सारी महंगाई कई गुना बढ़ी है। आपको जिस तरीके से एक ब्रेड का आपने उदाहरण दिया कि 4 गुना एक यूरो की जो एक एक वो मिलती थी, वो 4 यूरो की आज मिल रही है। एक तो ये पहलू हो गया, दूसरा आपने जो बताया कि प्रोटेस्ट करने का तरीका भी बदल रहा है। किसानों में जिस तरीके से भारत में आपने प्रोटेस्ट देखा कि किस तरीके से सड़क जाम हो गई और उसके बाद में इस तरीके से हुड़दंग मचाया गया और इस तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ किसानों पर। वहाँ पर क्या इस तरीके से होता है? क्या वहाँ पे किसानों पे लाठीचार्ज होता है? क्या इतना उग्र प्रदर्शन यूरोपियन कंट्रीज में या खासकर नीदरलैंड में ऐसा होता है? देखिए, भारतवर्ष में जो आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं, उसमें राजनीतिज्ञों की और विपक्ष की बड़ी हिस्सेदारी होती है। राजनीतिज्ञ और विपक्ष उसमें भागीदारी लेके वो उसको और अधिक कहा जाए उत्तेजित करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपने लिए रास्ता दिखाई देता है। लेकिन नीदरलैंड में और यूरोपीय देशों में विपक्ष और राजनीति को इन आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है। उनको मैंने सामान्य जनता जितना रिएक्ट करती है उतना भी विपक्ष के लोग नहीं रिएक्ट करते हैं। उनको सिर्फ सत्ता में वो विपक्ष के हैं और वो अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस तरह के आंदोलनों में उनकी हिस्सेदारी या उसको प्रमोट करने में उनकी भागीदारी नहीं होती है। और इस तरह से ये लगता है कि यहाँ के जो आंदोलन है और आंदोलन का स्वरूप कहा जाए अपने अपने अधिकारों का मूल रूप से है, उस वजह से है। लेकिन मुझे ये सब में सुरेश जी समझ में आता है कि जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं और जो विश्व में इस समय युद्ध की और कहा जाए कोरोना के कारण जो दैविक आपदा और जो युद्ध के कारण भौतिक आपदा, इस तरह की समस्याओं में कितना व्यक्ति को खाने और रहने के लिए चाहिए, सबको यूरो और डॉलर की पड़ी हुई है। सबको सिर्फ पैसा चाहिए। और यद्यपि इतना कष्ट नहीं था जितना कि, और लोग जो व्यवसायी हैं वो इस तरह की स्थितियों में का लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे राजनीतिज्ञ जब बुरी स्थितियां होती हैं तो उसका लाभ उठाना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए, वैसे ही इस तरह के व्यापारिक संगठन भी अब लाभ उठाना चाहते हैं कि अगर इससे उन्हें सरकार से एक मुश्त राशि मिल जाती है तो उस राशि का वो अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये स्थितियां, जबकि दूध में भी वो क्वालिटी नहीं है जो भारत में है। यहाँ के दूध में, वहां के भारत के दूध के लिए कहते हैं कि उसमें रासायनिक चीजों की मिलावट होती है और गाय को दूहते समय कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं। लेकिन मैंने खुद भी जाकर के जो यहाँ के बड़ी बड़ी गौशालाएं वहां देखा तो मैं चकित रह गई। मुझे लगा कि शुद्ध दूध मुझे चाहिए तो मैं गौशाला में जाकर लेती थी, जो एक बड़े टैंकर में दूध इकट्ठा होता था, जहां से ट्रक आकर के ले जाते थे। वहां मैंने देखा कि वहां भी आदमी लगा हुआ है गायों को इंजेक्शन देने में, वहां भी दूध में वो मिल रहा है। इसके अलावा जिस दूध को हम लोग लेते हैं, आप देखिए कि यहाँ चीज के लिए ये प्रसिद्ध है अलकमार और नीदरलैंड देश, लेकिन इस चीज के लिए वो इस जो भी दूध हम लोग ले रहे हैं उस दूध को वो उबाल रहे हैं, उससे वो मलाई निकाल रहे हैं, उससे वो चीज बनाने में लगे हैं, उससे वो मट्ठा बना रहे हैं, और उसी क्रम में जो दूध है वो डब्बों में रख करके हम लोग को दिया जा रहा है। माने दूध ऑलरेडी उबला हुआ है जो हम लोग को पैकेट में दिया जा रहा है, जो हम कच्चा दूध करके ले रहे हैं। और उस दूध में वो स्वाद के लिए कुछ मीठा भी मिलाते हैं, क्योंकि गाय का दूध सीधे जो हमने पिया है और जो यहाँ है दोनों के टेस्ट में फर्क है। तो इस तरह से कहा जाए कि मुझे तो यहाँ लगता है कि जो भोजन की शुद्धता है वो नहीं है इन देशों में। और यहाँ की जो मिट्टी है, भारतवर्ष की मिट्टी में जो नाइट्रोजन है और भारतवर्ष की माटी में जो ताकत है वो यूरोपीय देशों की मिट्टी में वो ताकत नहीं है। इसीलिए इन लोगों को रासायनिक खादों का उपयोग मजबूरन करना पड़ा है। और अब रासायनिक खादों के इस उपयोग के कारण भारत को लगा कि किसानों को लगा कि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और वो भी इस दिशा में गए। उन्होंने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन जो अनाज की जो क्वालिटी है
रासायनिक खादों से जो पतन होता है, उस पतन के कारण स्थिति और विपरीत हो गई है। तो मुझको तो ऐसा लगता है कि देखिए, यूरोपीय देशों में और पाश्चात्य देशों में मिट्टी में कहा जाए रासायनिक खादें मिलाई जा रही हैं। जब उससे बीज निकल आता है, पौधा निकल आता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए स्प्रे किया जाता है रासायनिक। उसके बाद जब फल फूल निकल आते हैं और अनाज फसल तैयार होती है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए फिर रासायनिक चीजों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में फिर रासायनिक उसमें रखा जाता है, तब कहीं वो हम तक आता है। तो आप सोचिए, वो सिर्फ नाम को टमाटर है, नाम के लिए शिमला मिर्च है, नाम के लिए फूल गोभी है, वो वस्तुतः रसायन का वो तत्व है। और फिर जब वो लेंगे तो निश्चित रूप से अनेक तरह की आपदाएं आएंगी और फिर एलोपैथी से फिर हम रसायन की ओर चले जाते हैं। तो मनुष्य के रूप में प्रकृति हमें जो सीधे सीधे भोजन दे रही है, सीधे सीधे जो फसल दे रही है, वो न लेकर के हम वस्तुतः रसायन का ही भोग कर रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति की जो वृत्तियां हैं वो इतनी हथियार उन्मुख होती चली जा रही हैं। जैसा पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ अभी कुछ 2-3 दिन पहले तो शिकागो में एक जगह पे गन शूटिंग हुई। इसके पहले जो है कोपेनहेगन में हुई, जहां पर किस परस्पेक्टिव में ये गन शूटिंग जो हुई थी, ये किसको लेकर के हुई थी? देखिए, विदेशों में क्या है कि और अस्थिर मानसिकता, अकेलापन, अस्थिर मानसिकता इतना है। परिवार के भीतर परिवार बोध नहीं है। बच्चे जो हैं वो अकेले रहते हैं और मोबाइल की दुनिया में वो अपने आप को देखते हैं। और ये सब कहा जाए कि 17-18 से लेकर के 22-25 की 20 की उम्र के बच्चे हैं। और उनको बाद में और इनका जब नाम है तो ये नहीं बताया जाता, इनका पूरा नाम नहीं बताया जाता है, क्योंकि नाम से फिर पता चल जाएगा किस संप्रदाय किस उससे हैं। क्योंकि इन देशों में तो दूसरे देशों के लोग मिलकर के रह रहे हैं। अब ये सारे देश दूसरे देशों के नागरिकों से मिलकर के बने हुए हैं, तो कहीं देश की शांति न भंग हो, इसलिए नाम नहीं बताते हैं। इसके अलावा उस परिवार पर, उस पर न असर पड़े तो कह देंगे कि मानसिक रूप से अस्थिर था, बैलेंस नहीं था, इसलिए ऐसा किया। सवाल है कि जिसके पास, मैं सोचती जिसके पास मानसिक बैलेंस नहीं है और वो पिस्तौल चला सकता है, तो इतना बैलेंस उसके भीतर तो है ही है, तो वो क्यों हिंसा की ओर जाता है? और ऐसा व्यक्ति एक ही दिन में नहीं उठा लेता है पिस्तौल, या एक ही दिन में इस तरह की, उसकी इस तरह की भावना को बनते हुए परिवार के लोग तो जरूर देखते होंगे, पड़ोस के लोग तो जरूर देखते होंगे। हम लोग भी जहां रहते रहे हैं तो किसी के बारे में कहते हैं उनका लड़का ठीक नहीं है या उनकी बिटिया ठीक, तो उसके पूरे बिहेवियर का असर उस परिवार और पड़ोस में तो होता है। कहीं ना कहीं खान-पान उसे वही जी, कहीं ना कहीं खान-पान भी इसके लिए बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है। आधुनिक पेस्टिसाइड्स का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, चाहे वो भारत हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, हर जगह आधुनिक पेस्टिसाइड जो है लाभ के जगह हानि पहुंचा रही है। मेरा सवाल यहाँ पे एक और है आपसे कि जिस तरीके से भारत में किसानों की जो समस्याएं हैं और उनको लेकर के सरकार जो संवेदनशीलता है, जो सरकार उनके खासकर किसानों का जो फसल उगाने में जो चाहे वो खाद हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बीज हो, इन सब के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है। इंग्लैंड व न्यूजीलैंड में किस तरीके से, नीदरलैंड में किस तरीके से है, और वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में इसको लेकर के क्या व्यवस्था है? नीदरलैंड में देखिए, जो किसान है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उसका सरकार के साथ उस तरह से तालमेल नहीं होता है, और वो अपनी तरह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। और इनका अपना संगठन है जो बीज के और व्यापार के सिलसिले को देखता है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी यही अपनी ओर से कोशिश की थी कि प्राइवेटाइजेशन जो है अगर हो जाता है तो उसमें किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो यहाँ की स्थितियां हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस देश में, नीदरलैंड में ट्यूलिप के फूलों के लिए प्रसिद्ध है ये देश पूरे विश्व में। और ये ट्यूलिप की खेती करने वाले, जहां मेरा घर है उसके चारों तरफ जो है ट्यूलिप के खेत हैं, तो जब वसंत आता है तो उस खेतों से घिरा हुआ होता है। और इस ट्यूलिप के खेती के लिए कोकेनहॉफ नाम की एक जगह है जहां हर ट्यूलिप का किसान एक कॉर्नर खरीदता है और वहां अपने ट्यूलिप से एक डिजाइनिंग करके पैदा करता है।
तो बड़े बड़े विश्व भर के व्यवसायी जाते हैं और जिन फूलों को वो पसंद करते हैं वहां उस किसान का नाम कोड वर्ड लिखा रहता है, उस कोड वर्ड से वो उस किसान से कांटेक्ट करते हैं और ट्यूलिप के जो बीज है वो वहां से ले जाते हैं। तो मैंने ये उदाहरण दिया ट्यूलिप के सिर्फ फूल का, वो इसलिए कि उस बिलियंस में कमाई होती है इनकी, किसानों की। छोटा सा देश है, माने छोटा सा देश कहा जाए कि दिल्ली के बराबर होगा, इतने छोटे से देश की जीडीपी भारत के जीडीपी के आसपास है। तो ये इनकी किसानों की, और ये कहा जाए ग्रीन हाउसेस में उत्पादन करते हैं, क्वालिटी चाहे न भी हो। अब हम अपने ही घर में सेव और नाशपाती और दूसरे फलों को हमने उगा के हम रखे हैं, तो वो होते हैं और उनका अपना स्वाद होता है। लेकिन जो भारत की मिट्टी के फल फूल हैं, यहाँ देखिए इस देश में ज्यादातर जो फल हैं वो फल और सब्जियां दूसरे देशों से आती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका न्यूजीलैंड से सेब यहाँ आते हैं। आप सोचिए वो सेब कब टूटता होगा और कब यहाँ पहुंचता होगा। और उसी तरह से बहुत सी चीजें साउथ अफ्रीका से आती हैं, बहुत सी चीजें बेल्जियम से आती हैं, और हम देखते हैं कि अच्छा ये बेल्जियम का ये ब्राजील का आम है। तो कुछ चीजें जो है कैरेबियन देशों से आती हैं, क्योंकि वहां उष्णकटिबंधीय देश हैं। वही प्रकृति है जैसी भारतवर्ष की है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारतवर्ष में इतना उत्पादन है किसानों के द्वारा, 40% उत्पादन फल और सब्जियों का नष्ट होता है भारतवर्ष में। वो जो 40% नष्ट होता है इसलिए कि नहीं कि खपत वहां नहीं होती, इसलिए कि उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि बेचने तक उसे हम कोल्ड स्टोरेज और बाकी सब में। तो किसान जो है कहा जाए कि इस ज्ञान का भी अभाव है और सुविधा का भी अभाव है। तो ये अगर उन्हें वहां उपलब्ध हो जाए तो जो जरूरत है यूरोपीय देशों की वो पूरी होगी और भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। और इस तरह से एक धरती हम इन दोनों देशों को, भारत और यूरोप को धरती जोड़ देगी, एक ऐसे गहरे रिश्ते में पृथ्वी जोड़ देगी कि जो मनुष्यता के नाम पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और लोग जो मानसिक अस्थिरता से बहुत तरह की तकलीफें उठा रहे हैं, मुझे लगता है उस अकेलेपन से विवश होकर जो आत्महत्याएं भारतवर्ष में किसान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सामान्यतः लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। और आप देखिए कि इन देशों में सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक सेंटर है, साइक्रेटिस्ट इतने अधिक हैं, डॉक्टर्स के नर्सिंग होम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए तो जो व्यवस्था बनी हुई है वही बनी हुई है, लेकिन प्राइवेट रूप से अगर कोई अपना दुकान नर्सिंग होम खोल सकता है तो वो साइक्रेटिस्ट खोल सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियां, तो मुझको लगता है कि ये सुरेश जी आपकी बहुत सार्थक कोशिश है। मुझे लगता है ये मुहिम चलानी चाहिए हम लोगों को मिलकर और सारे मित्रों को इस तरह से जुटाकर कि किस तरह से भारतवर्ष की जो प्राकृतिक ताकतें हैं और जो हस्त उद्योग है वो यूरोप का और नीदरलैंड इसका केंद्र बने और यहाँ से वो पूरे यूरोप में जाएं, क्योंकि यूरोप भी ये चाहता है। लेकिन ये कैसे शुरू हो, इसकी शुरुआत हम लोग के द्वारा हो सकती है। और अब नेटवर्क के द्वारा तो इतनी सुविधा है कि व्यक्ति सब तरफ देख करके संपर्क बना सकता है। और इसी क्रम में एक संगठन बना है जो कि भारतवर्ष की सामग्री को यहाँ पर ला सकेगा और एक संबंध बन सकेगा। अन्यथा जिस तरह से चाइना पूरे विश्व में सामान प्रोड्यूस कर रहा है और भेज रहा है, और तो उससे हम इन देशों को बचा सकेंगे। कुछ लोग तो है ना, तो ये स्थिति है। मैं एक थोड़ा सा यहाँ एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ भारत के अंदर जो फिल्में बनती हैं, पुरानी फिल्में हमने बहुत सारी देखी है, उसमें किसानों की जो स्थिति, जो दशा दिखाई गई है, आज भी थिएटरों में और फिल्मों में किसानों की जो दशा दिखाई जाती है वो एक फटी हुई बनियान और बिना चप्पल के किसान हल लेकर के और खेतों में जाता है। ऐसी स्थिति, जबकि ऐसा है नहीं, भारत देश में बहुत संपन्नता है और किसानों को आय के साथ जो लागत है उसके हिसाब से आय भी मिल रही है और उनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी है, बहुत खराब नहीं, ना बहुत खराब है ना बहुत अच्छी, लेकिन सामान्य है कि वो अपना जीवन यापन खेती से कर रहे हैं। 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। मैं आपके वहाँ
जो नीदरलैंड है वहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, वहाँ के किसान कितना संपन्न है और वो कैसे आगे बढ़ गए। सुरेश जी, यहाँ के किसान इतने संपन्न हैं। आप देखिए कि सबों के पास तो ट्रैक्टर तो है ही हैं, कारें हैं, कई कई दो दो तीन तीन कारें हर एक के घर में मिल जाएंगी। और बहुत ही माने खेत में, उनके खेतों के बीच में उनका जो घर है वो भव्य घर रहेगा। और जिस तरह से उच्च मध्य वर्ग का व्यक्ति खाता पीता, उसका ड्राइंग रूम, उसका डाइनिंग हॉल, उसका बेडरूम जैसा होता है, वैसा ही किसान का भी होता है। जबकि हमारे भारतवर्ष के किसान का ड्राइंग रूम एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के ड्राइंग रूम से एकदम अलग होता है, जबकि वो उससे अधिक कमा सकता है, कमाता होगा। लेकिन यह तो रहन सहन के स्तर में बहुत फर्क है। दूसरे, यहाँ का किसान जो भी काम करता है वो करते समय उसके पूरे, जैसे गायों के बीच में काम करते हुए, गौशाला में काम करते हुए उसके पास जूते हैं दूसरी तरह के, उसके पास कपड़े दूसरे तरह के हैं, बाकी सामान को हटाने का जो चीज है। गाय भी, पता है एक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे, यहाँ जब गाय खाना खाती हैं तो उनके लिए चारे की लाइन लगी रहती है, एक नाली बनी होती है, उसमें चारा डाल दिया जाता है और लोहे की ऐसी कतारें होती है, उसमें से गाय अपनी गर्दन निकाल के खाती है। मुझे इतनी तकलीफ होती, क्या वो गाय प्रेम से खा पाती होगी उस लोहे की जकड़बंदी के बीच में? इसकी ओर कभी यहाँ के विदेशियों ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बना रखी। उस व्यवस्था के अंतर्गत तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने मित्रों से कि क्या वो गाय भारत, इसीलिए जब वसंत ऋतु आती है और गर्मी के दिन होते हैं तो वहां की गायों को जब खुले छोड़ दिया जाता है, तो जब बाड़े से छोड़ा जाता है सुरेश जी, तब आप उन गायों को देखिए, उनकी उस आजादी उसमें समझ में आती है कि उन्हें खाने में कितनी तकलीफ होती होगी। और इस तरह का, और दूसरे ये कि उनका चारा जो है वो बना करके रख लिया जाता है, पर उन्हें खाना भोजन यहाँ अच्छा दिया जाता है। और एक एक गाय 30-30 लीटर एक एक समय में दूध देती है, और उस दूध का वो इस्तेमाल अपनी तरह से करते हैं। और जिस गाय का ये मांस खाते हैं और बछड़े का, वो उनके अलग खेत हैं। और उसी तरह से सुअर पालने के अलग खेत हैं, भेड़ों के अलग खेत हैं, ये उनके फसल हैं, उन्हीं के द्वारा जो जमीन में वो हो रही। तो आप देखिए कि अब लोगों का कहना ये है कि इन पशुओं के द्वारा गोबर और मूत्र से जो गैस बन रही है धरती में तपने से, उस गैस के द्वारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसलिए इन जानवरों की खेती, इन जानवरों का मुक्त विचरण बंद होना चाहिए। इसके लिए कहा कि पशुओं का पालन करने वाले और पशुओं का व्यवसाय करने वाले लोगों को अपना व्यवसाय आधा करना होगा। जब सरकार ने ये निर्णय लिया तो उससे ये आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया। तो उस पर सरकार ने इनको मुआवजा देने की बात कही, लेकिन इससे ये संतुष्ट नहीं है और इनका प्रोटेस्ट जारी है। पर इन सब से ये लगता है कि सचमुच में अब व्यक्ति को, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मांसाहारी हैं और मरा हुआ मांस खाते हैं उससे, क्योंकि उस मांसाहारी मांस को, जो कि पुराना हो चुका है, मरा हुआ मांस है, कोल्ड स्टोरेज में रसायन में रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, उसके बाद फिर आप मसाले और उसमें उसको आप मनुष्य जब विकसित नहीं था तब वो इस तरह से जानवर का भोजन करता था। अब तो मनुष्य के पास इतनी सभ्यता, सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन इतना हुआ है कि अब लोग, यूरोपीय देशों के लोग भी अब सोचने लगे हैं कि उन्हें शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। पर यहाँ की मिट्टी में वो ताकत नहीं है, इसलिए न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए वो मांसाहारी और मछलियों का भोजन करते हैं, जिससे ओमेगा 3 और इन चीजों की पूर्ति हो सके। पर अब ये उपाय निकाल रहे हैं कि किस तरह से इसका विकल्प हमारे पास सब्जियां और फल हैं, इनका सेवन करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भारत के लिए इस समय यूरोप का रास्ता प्रकृति ने खोल रखा है। प्रकृति के द्वारा खोले गए इस रास्ते को भारत के किसानों को, भारत के जो सरकार के लोग हैं जो ये व्यापार में संबंध बना सकते हैं दूतावासों के द्वारा, इसमें अगर प्रगति होती है तो इसमें भारत का भी उत्थान होगा और आर्थिक रूप से, और ये देश भी समृद्ध हो सकेंगे। तो जितना भारत में प्रोडक्शन हो रहा है कच्चे माल का, और जो फल फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, उनको किस तरीके से और उनको जो है एक
अनुबंध बना करके नीदरलैंड और यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से भेजा जाए, जिससे कम से कम यहाँ के किसानों को और समृद्धवान हो। मेरा एक और सवाल आपसे है, जिस तरीके से वहाँ पे किसान रहते हैं, आपने बताया कि समृद्धवान है बहुत सारे और सबके पास कारें हैं, सबके पास, लेकिन वहाँ आप जैसे बता रहे कि भारत में कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती करिए, कंपोस्ट गोबर की खाद डालिए खेतों में, जो आधुनिक पेस्टिसाइड है इसका प्रयोग कम करिए, इससे लोग बीमार हो रहे हैं, इससे फसलें जमीन बंजर हो रही है। और दूसरी तरफ उधर ये सोच है कि मलमूत्र से, गाय के गोबर से उनकी फसलें खराब हो रही, उनकी जमीन खराब हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कम शब्दों में आप इसे थोड़ा-सा समझाएँ कि कहीं जागरूकता का अभाव है या क्यों नहीं वो समझ रहे हैं? या फिर हम लोग गलत समझ रहे हैं या वो लोग नहीं समझ पा रहे? देखिए इसमें ना मुझे लगता है कि इन लोग को इस ज्ञान का अभाव है कि गोबर और गोमूत्र, क्योंकि यहाँ तो गाय हैं भैंसे हैं ही नहीं, गोबर और गोमूत्र का किस तरह से आयुर्वेदिक ढंग से और धरती माटी के पक्ष में जैविक रूप से इस्तेमाल हो सकता है, इसका इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। इनको ये भी पता नहीं है कि गाय के गोबर के द्वारा गैस प्लांट लगाया जा सकता है और उस गैस से जो है एनर्जी पैदा की जा सकती है। इसकी समझ भी इन लोगों के पास नहीं है, और अगर होती तो ये जो इतना हाहाकार और आंदोलन मचा हुआ है ये नहीं होता, क्योंकि ये समस्या यही है कि जानवरों से जो गोबर और गोमूत्र हो रहा है उससे तरह तरह की गैस पैदा हो रही है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, हम लोग का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए जो है इसका उपाय यही है कि पशुपालकों को पशु की संख्या कम की जाए। तो किसान ने इसका कारण ये बताया कि हमारी खेती इससे प्रभावित होती है। जबकि अगर ये देखें, इन लोगों में अगर समझ ये आ जाए कि गोमूत्र और गोबर का जमीन के पक्ष में कितना, रसायन की जगह जमीन के पक्ष में, माटी के पक्ष में अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उनकी माटी भी शक्तिशाली होगी और जो जानवर हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। और जानवरों का मिट्टी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि उन्हीं से उनका विकास हो सकता है। तो इस समझ का अभाव है, और अब तक हमारे भारतवर्ष की इस समझ, क्योंकि कॉलोनियल टाइम था तो भारतवर्ष के गांव के किसान जैसे काम करते हैं उनको वो पुराना और पिछड़ा हुआ समझते हैं, इसलिए इस ज्ञान को भी वो पिछड़ा हुआ समझते हैं। दूसरा ये कि हमारे किसान जो हैं वो इतने बुद्धिमान, कहा जाए कि आत्मनिर्भर, अपने पीढ़ियों से जो उनके पास परंपरा चलाई आ रही उसी से वो खेती कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और अपने बच्चों को देश और विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वही किसान परिवारों से कितने ही लोग आगे पढ़ने, मैं किसान परिवार की हूं और आज नीदरलैंड में हूं, मेरे नाना किसानी करते थे, तो मैं ये अच्छी तरह से जान रही हूँ कि किस तरह से वो करने की एक परंपरा। लेकिन हमारे देश के लोगों के पास दिखावा नहीं, उस दिखावे न होने के कारण इनके पास, हमारे पास जो किसानों के पास ज्ञान है, अनुभव है, उसको व्यक्त करने का तरीका नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अनपढ़ और अधपढ़ और अज्ञानी समझते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी पिछड़े हुए हैं तकनीक के क्षेत्र में। और यही कारण है कि यही बात कह कहकर हमारे किसानों को लोगों ने रासायनिक खादों की ओर प्रेरित किया कि तुम्हें आधुनिक बनना होगा, तुम्हें मॉडर्न बनना होगा, तुम्हें दुनिया के साथ चलना होगा, इसलिए तुम रासायनिक खादों का उपयोग करो। लेकिन उसके उपयोग से वस्तुतः नुकसान ही हुआ है। तो मूल रूप से क्या है कि इस ज्ञान का यहाँ अभाव है, एक तारतम्यता बनानी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, दूतावासों के द्वारा अपने विशेषज्ञों को भारत से यहाँ भेजे। और यहाँ जो संगठन है, आप देखिए यहाँ कुछ संगठन हैं खेती के जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो लोग अनाज के बीज और पौधे भारत में तैयार करते हैं और भारत में तैयार करवाकर, तो उसके लिए कुछ लोग हैं जो कि विदेश आने को उत्सुक रहते हैं, वो इस बात को और लोगों को नहीं बताते हैं अपने भारतवर्ष में, उन्होंने ही इस पे कब्जा कर रखा है। तो जो पौधा माने जो यहाँ पर कहा जाए कि 1000 यूरो में तैयार होगा, वो भारत से वो 100 रुपए में तैयार करवा लेते हैं और उनको वो विदेश बुला लेते हैं, यहाँ होटल में रख के घुमा देते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं इसी में। लेकिन इससे कुछ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि
कि ये भी एक कोलोनाइज ये भी एक कोलोनाइजिंग है दूसरी तरह की, कि भारत के पहले तो किसान और मजदूरों को अपने देश में ले गए, अब किसान और किसानों के द्वारा जो पैदा हो रहा है उसको वो अपने देश में, क्योंकि इस देश के पास इतनी जमीन नहीं कि बीज वो अलग से तैयार करें और खेती वो अलग से तैयार करें।